हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 5th है मैकेनिक्स और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 5th में लेक्चर्स नंबर 4 है और इस पेपर में हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड बुकिंग रहने वाली है। तो देखिए आज हमारे पास इस यूनिट 5th के लेक्चर्स नंबर 4 के अंदर और ये हमारे पास जो सेकंड सेमेस्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए पेपर 5th है। पेपर का नाम हाइड्रोडायनेमिक्स और यूनिट 2 है जिसका राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस है और सुबोध कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 3 है और लेक्चर्स नंबर 4 है। तो देखिए आज हमारे पास इस लेक्चर्स नंबर 4 के अंदर एक एग्जाम्पल लेके चले हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर अच्छे से कर चुके हैं। उम्मीद है आपको तीनों लेक्चर समझ में आए होंगे। ठीक है, आज हम इस एग्जाम लेक्चर्स के अंदर 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यह एग्जाम में आए ना आए समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि आपकी किसी भी टॉपिक के प्रति गहरी समझ हो। तो अगर आप पहली ही नज़र में इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं आप कौन सी दुनिया में आ गए, यहाँ आपका कोई काम नहीं था। बट अगर हमें एक शब्द देखेंगे, सीखेंगे कि किस शब्द का क्या महत्व है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इतना लेंथी है जितना आप पहली ही नजर में देखते हो। ठीक है, तो हम समझेंगे। ये हमारे पास जेपीएच की बुक है तो ये पेज 40 के ऊपर है, एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मैं इस एग्जाम्पल को वेरी इंपॉर्टेंट मानते हुए चलूंगा। एग्जाम में पूछे ना पूछे बट समझने की दृष्टि से हमारे पास काफ़ी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, स्टीम इज रसिंग फ्रॉम ए बॉयलर थ्रू ए कॉनिकल पाइप। यस, पहली लाइन है। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो ऐसी लाइनें आती हैं तो वो हमें पीछे की ओर धकेलती हैं। बट आइए हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फिर से क्या कहता है, स्टीम इज रसिंग। स्टीम होती है भाप, जैसे पानी की जो गर्म करते हैं भाप होता है। बॉयलर मतलब बॉयल गर्म करेंगे। रसिंग मतलब भाप होगी तो किसी एक दिशा में तो उड़ के जाएगी और जैसे आमतौर पे ऊपर की ओर जाती है। अगर ये निकल जाए एक कॉनिकल पाइप, ध्यान देना कैनोनिकल नहीं है, कॉनिकल पाइप है। कौन का ही एक छोटा सा पाइप है, समझाएंगे डायग्राम के अंदर। द डायमीटर ऑफ द एंड का मतलब यहाँ समाप्त नहीं, सिरे होंगे। ऑफ विच आर कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। इफ कैपिटल वी एंड स्मॉल वी बी द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ द स्टीम, स्टीम का मतलब फिर से भाप है। एंड इफ द मोशन बी सपोज टू दैट ऑफ डाइवर्जेंस फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ द कोन, फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ द कोन, प्रूव दैट दिस where the density, where rho be the density, where density and suppose a constant, where small k is the pressure, ध्यान देना, small k is the pressure divided by the density and supposed constant, and supposed constant। तो काफ़ी ऐसे बड़ा एग्जाम्पल है, देखने में पेपर में भी एक बार देखोगे तो काफ़ी बड़ा लगेगा। बट अगर हम इसे समझते हैं तो ये हमारे पास समझने की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। ये हमारे पास समझने की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। देखिए पहला सवाल तो ये है, हमारे पास ये वर्टेक्स ऑफ द कॉन है, ये कॉन है और ये हमारे पास कॉनिकल पाइप है। ठीक है भाई, अगर मैं एक बार यहाँ से समझूं, ये कॉन है और ये कॉनिकल पाइप है, कॉनिकल पाइप है। कॉन क्या होता है भाई, शंकु होता है। कॉन क्या होता है, हमारे पास शंकु होता है। आमतौर पे आप कॉन को ऐसे बनाते हैं, ध्यान देना, आमतौर पे कॉन को हम ऐसे बनाते हैं और ये हमारे पास इसकी वर्टेक्स लाइन होती है। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी वर्टेक्स लाइन होती है। तो ये तो है हमारे पास कॉन। अगर मैं कॉनिकल पाइप काटूं, पाइप का मतलब इसका आप आधा हिस्सा यहाँ से ऊपर से हटा दो। ठीक है भाई, आप इसका पहले से समझो कि हमारे पास सिंपल कॉन है। एक बार वर्टेक्स वाला तो बाद में ड्रॉ कर लेंगे, पहले आप ऐसे समझो ये हमारे पास क्या है भाई, ये कहीं कॉन है। अगर मैं इस कॉन को यहाँ से काट देता हूँ ऊपर से तो ये हमारे पास ऐसे कटेगी और ये दिखाई कैसे देगी आपको, ऊपर से काटने के बाद ये ऐसे दिखाई देगी। ठीक है भाई, ये हमारे पास ऐसे दिखाई देगी। तो ये हो गया हमारे पास एक कॉनिकल पाइप, क्योंकि देखो सिंपल पाइप होता है वो तो ऐसे होता है,
अगर हमें किसी पाइप की बात करें तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल पाइप, और इसे हम सिंपल पाइप नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म पाइप, है ना। आपको पता ना, हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि आम विद्यार्थी इसे समझ नहीं पाए। तो सिंपल या एकदम यूनिफॉर्म मतलब एक समान पाइप है। यहाँ इसकी जो रेडियस है मान लो 2 मीटर है, तो एंड तक इसकी ये रेडियस है एक समान रहने वाली है। तो ये तो हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म पाइप। एक इसका भी एग्जांपल लेंगे, ये है कॉनिकल पाइप। कॉनिकल पाइप का मतलब कोन को काटने के बाद, इस कोन को हमने काटा तो ये एक पाइप जैसी शेप में नजर आने लगा। यहाँ डायमीटर या इसकी रेडियस बोल सकते हो, इसकी थोड़ी सी कम है, इसकी कंपैरिजन में इसकी ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बट थोड़ा सा फर्क है। अब मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं, तो देखिए ये हो गई हमारे पास कॉनिकल पाइप। ये हमारे पास क्या हो गई, कॉनिकल पाइप। मतलब कौन है, बस ये कॉनिकल पाइप जैसा एक शेप बन गया है। तो समझिए अगर यहाँ इसकी रेडियस 2 मीटर है तो यहाँ इसकी रेडियस कुछ अलग है, यहाँ इसकी रेडियस कुछ अलग है। जबकि सिंपल पाइप या यूनिफॉर्म पाइप होता तब हम एक ऐसे ड्रॉ कर लेते इसे, ठीक है। तो बस पहला तो हमने ये सीखा कि एक्चुअली हमारे पास कॉनिकल पाइप क्या होता है। तो ये एक कोन को ही काटने के बाद एक पाइप बना है, इसको मैं कुछ इस शेप के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमें ये पाइप बनाते हैं कॉनिकल पाइप, और लिखेंगे बाकायदा कि हमारे पास कॉनिकल पाइप है। यस, हम लिखेंगे बाकायदा हमारे पास ये कॉनिकल पाइप है। तो ये लो हमारे पास इधर बना लेते हैं, ये हमारे पास कॉनिकल पाइप है। यहाँ इसकी रेडियस कुछ और होगी, तो यहाँ इसकी रेडियस कुछ और होगी, मतलब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एक कॉन की शेप में ये हमारे पास लगेगी, ठीक है भाई, ये कॉन की शेप में हमारे पास लगेगी। तो एक तो हमारे पास ये सिरा हो गया, दूसरा हमारे पास ये सिरा हो गया। इसे हम बोलेंगे कॉनिकल पाइप। इसे हम क्या बोलेंगे भाई, कॉनिकल पाइप, जो एक सामान्य पाइप से थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी यहाँ इसकी रेडियस कम है, यहाँ इसकी रेडियस थोड़ी सी ज्यादा, या उल्टा लिख लो, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, इसके अंदर से स्टीम है, आप लिख सकते हो। हालांकि आपको याद रखना है भाप होता है, रसिंग मतलब इसका एक हिस्सा हो गया या एक भाप का एक हिस्सा हो गया। ऐसे समझो जैसे ये कैनोनिकल पाइप है, अब रफली समझते हैं इसको, ये कैनोनिकल पाइप है और हमारे पास बॉयलर के अंदर हमने पानी उबाला। समझिए हमारे पास ये एक बॉयलर है जिसके अंदर हमने पानी गर्म किया, और बॉयलर है तो बॉयल का लॉ भी काम करेगा भाई। यस, इसको पहले लिख लेता हूं, बॉयलर है तो बॉयल का लॉ भी काम करेगा। यस, बॉयलर है तो हमारे पास बॉयल का लॉ भी काम करेगा। और बॉयल का लॉ क्या कहता है कि प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, ये आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। इसको हम मान के चलेंगे के से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि के इज द प्रेशर से, मतलब फ्रॉम वेयर के इज द प्रेशर से डिवाइडेड बाय द डेंसिटी। देखिए प्रेशर से डिवाइडेड बाय द डेंसिटी, या एक बार आप कांस्टेंट मान के चलिए, इसे थोड़ा आगे नहीं चलेंगे, लेवल की बात करेंगे अपन, ठीक है भाई। तो हमारे पास अगर बॉयलर है तो बॉयल का लॉ काम करेगा, और बॉयल का लॉ हमारे पास फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, अवोगाद्रो संख्या वगैरह निकालते थे, अणु अभाज्य संख्या, अगर आप केमिस्ट्री में भी देखा होगा, प्रैक्टिकल करते वक्त आपने जरूर इसे काम में लिया होगा। तो बॉयलर का लॉ कहता है कि प्रेशर अपॉन डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ भी देखिए हमारे पास लैंग्वेज में बोल रखा है वेयर के इज द प्रेशर पी डिवाइडेड बाई डेंसिटी रो। तो ये के हो गया। तो आगे चल के हम इसे के लिखेंगे, वो हम बाद में लिख लेंगे। बस एक बार समझिए कि अगर हमारे पास बॉयलर है तो हमारे पास बॉयल लॉ एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर भाप निकालते हैं। बॉयलर हो गया, मान लो हमारे पास टब में पानी है, मान के चलो यहाँ आपके पास से कोई बॉयलर है, ये हमारे पास क्या है, एक बॉयलर है। जैसे ये मान के चलो यहाँ आपने इसमें गर्म किया पानी, भाप आई, और इस भाप को आपने यहाँ से निकाल दिया। सपोज कीजिए आपने इस भाप को यहाँ से निकाल दिया, इसके ऊपर रख लिया, तो भाप इसके अंदर एक धारा बनाती हुई निकलेगी, एक किरण बनाती हुई निकलेगी। तो ये निकलेगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं रसिंग, कि एक हिस्सा बनाते हुए ये निकल जाएगी इसे पाइप के अंदर से,
ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। जब आप पानी गर्म करते हो अपने बॉयलर के ऊपर, कैसे भी मान सकते हो इसे, जैसे मान लो यहाँ मैंने इसको गर्म कर लिया तो जो भाप निकली इसके ऊपर हमने कॉनिक पाइप रख दिया, जैसे गिलास शेप में लग रहा है बट ये कॉनिक जैसा है। अपना जो गिलास होता है पानी पीने का आमतौर पे अगर इस शेप में होता है तो वो एक प्रकार से कॉनिकल पाइप का ही काम करता है। अब भाप निकलेंगी तो ये हमारे पास मान के चले किरण बनाती हुई या एक लाइन्स बनाती हुई आगे की ओर निकल गई, इसको हम बोलेंगे रसिंग। तो देखिए अब आप वापस से लेंगे, समझिए स्टीम इज रसिंग, मतलब भाप निकल रही है कहाँ से, फ्रॉम ए बॉयलर, बॉयलर से निकलेगी भाई, पानी गर्म करेंगे वहीं से भाप निकलेगी। कहां से गुजार रहे हैं, थ्रू ए कॉनिकल पाइप, थ्रू ए कॉनिकल पाइप। हमने इस एक कॉनिकल पाइप से इस रसिंग भाप को निकाल दिया है। तो मान के चलेंगे कि ये हमारे पास यहां से भाप निकल गई है और भाप ही हमारे पास मोशन में है। ध्यान देना, ये जो पानी गर्म करने के बाद जो भाप आई है, भाप ही हमारे पास गति कर रही है। अब देखो आपको शायद हिंदी में नहीं अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लिखेंगे स्टीम है, स्टीम ही हमारे पास मोशन में है। स्टीम हमारे पास मोशन में है क्योंकि भाप आप चाह के भी नहीं रोक सकते, किसी के अंदर बंद कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऊपर लगा के कुछ, बट अपन रोक नहीं सकते इसे। तो मतलब स्टीम ऑलरेडी हमारे पास मोशन के अंदर होंगी। ठीक है भाई, स्टीम हमारे पास मोशन के अंदर होगी। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि स्टीम इज रसिंग, समझ गए ना, एक भाग हिस्सा बनाते हुए निकलेगी फ्रॉम ए बॉयलर थ्रू ए कॉनिकल पाइप, थ्रू ए कॉनिकल पाइप। तो आइए सबसे पहले तो हम इसे ही लिख लेते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम इसे ही लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, कि ऐसा हमें दिया हुआ है भाई, इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है कि स्टीम इज रसिंग, स्टीम इज रसिंग, स्टीम इज रसिंग मतलब भाप का एक भाग निकल रहा है फ्रॉम ए बॉयलर, जो उत्पन्न हुआ हमारे पास बॉयलर से। और बॉयलर होगा तो बॉयलर लॉ एक्टिवेट होगा। बॉयलर लॉ कहता है प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो है, अनुपात है, वो हमेशा नियतांक होता है। तो रसिंग ए बॉयलर थ्रू ए कॉनिकल पाइप, थ्रू ए कॉनिकल पाइप। ठीक है भाई, थ्रू ए कॉनिकल पाइप, एक शंकु जैसे पाइप की शेप में बन गया है, थ्रू ए कॉनिकल पाइप है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हमने इसे लिखा। तो चलिए यहाँ हम करते हैं रफे, और हम समझ गए कुछ हिस्सा हमारे पास यहाँ से निकलेगा। अब देखिए हमारे पास मान के चलेंगे भाप है, यहाँ से एंट्री हो रही है, एक डायरेक्शन दे देना भाई, पानी की भाप है, मान के चलेंगे यहाँ से ये एंट्री हो रही है। तो ये तो हो गया इसका एंट्री पॉइंट, मान के चलो ए बी है, और ये हो गया इसका एग्जिट पॉइंट। भाप यहाँ से निकल जाएगी, इसे आप ए डैश बी डैश मान लो, इसे आप ए डैश बी डैश मान लो। अब ये हमारे पास रेडियस है या पूरा डायमीटर है, डायमीटर समझ गए ना, एक तो ये व्यास है, ये डायमीटर कितना होगा, और एक हमारे पास ये डायमीटर कितना होगा। तो देखिए इस डायमीटर अगर ये 5 मीटर है तो ये कम से कम 6 तो है, या 5 से तो ज़्यादा ही है। यहाँ इसका व्यास कुछ कम है और यहाँ इसका व्यास इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, उल्टा करो तो अलग बात है। आगे क्या कह रहा है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर द डायमीटर ऑफ द एंड, एंड का मतलब सिरों के जो डायमीटर हैं, व्यास दे रखे हैं, इसलिए हम इसकी त्रिज्या नहीं लेंगे। इसकी रेडियस चाहिएगी तो डायमीटर में 2 का भाग दे देंगे, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द एंड, इनके सिरों के जो डायमीटर हैं वो है एक तो कैपिटल डी, जैसे मान लिया इसका डायमीटर कैपिटल डी है, ऐसे लिख लो सिंपल, और इसका है छोटा डी, इसका है छोटा डी। ठीक है, हमने मान लिया कि इसका डायमीटर क्या है, हमारे पास ही कैपिटल डी है, और इसके आगे वाले एंड के सिरे हैं डायमीटर ऑफ द एंड, एक तो ये रहा सिरा, दूसरा सिरा ये रहा, जो पाइप का टुकड़ा लिया दोनों तरफ से जैसे मार्कर मान लो, हालांकि ये यूनिफॉर्म पाइप है, कैनोनिकल नहीं है। एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, इसका डायमीटर डी माना, इसका डायमीटर हमने डी डैश माना। आगे क्या कह रहा है, इफ कैपिटल V एंड स्मॉल v बी द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, करस्पॉन्डिंग का मतलब पहले किसके लिए, कैपिटल V के लिए, ये वेलोसिटी इधर है, एंड दूसरा हमारे पास स्मॉल v, ये हमारे पास वेलोसिटी है। इमेजिन कीजिए वेलोसिटी किसकी होगी भाई, ये भाप जा रही है, भाप की तो होगी ना, अरे वेलोसिटी किसकी होगी, किसी टब में हम पानी गर्म करते हैं, यहाँ
मानो लैंप, यहाँ लैंप लगाए, पानी गर्म किया, भाप आई, तो वेलोसिटी किसकी होगी? भाप की होगी। तो दे रखा है कि कैपिटल V एंड स्मॉल v विद द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, यानी एक के लिए कैपिटल V, दूसरे के लिए स्मॉल v ऑफ द स्टीम। देखो ये लिख दिया, स्टीम का मतलब भाप की वेलोसिटी है। स्टीम का मतलब जो भाप उड़ रही है गर्म करने के बाद उसकी वेलोसिटी है। एक सिरे पे कैपिटल V है और दूसरे सिरे पे हमारे पास स्मॉल v है। एंड इफ द मोशन बी सपोज, इसको हम आगे बात करेंगे, एक बार यहीं तक रुक जाते हैं और इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं ताकि लैंग्वेज हमारे पास बिगड़े ना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने जो लाइन लिखी है इट इज गिवन दैट के साथ हमारे पास ये आ गई। अब हम लिखेंगे ऑल्सो इट इज गिवन दैट, एरो का साइन लगा के लिख लियो भाई। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, हमें यह भी दिया हुआ है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द एंड, ऐसे लिखना स्टार्ट करो, यहां तक तो लिख ही चुके। द डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द एंड, द डायमीटर ऑफ द एंड का मतलब यहां सिरा, इसका लास्ट छोर होगा। ऑफ विच आर कैपिटल डी, ऑफ विच आर कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी। ठीक है, और साथ साथ लिखेंगे एंड, साथ साथ लिखेंगे एंड कैपिटल V एंड स्मॉल v, कैपिटल V एंड स्मॉल v बी द वेलोसिटी ऑफ ए, बी द वेलोसिटी ऑफ ए, सीधा लिख देना, वेलोसिटी ऑफ ए द स्टीम, वेलोसिटी ऑफ द स्टीम is respectively the diamonds, is respectively यानी क्रमशः है, is respectively the end of a diameters, the ends of a diameter, मतलब डायमीटर या इसके व्यास के जो दोनों सिरे हैं, एक सिरा ये रहा, इसकी वेलोसिटी v है, क्रमशः इसकी वेलोसिटी स्मॉल v है। तो एक ऊपर स्मॉल वेलोसिटी आ गई, एक हमारे पास नीचे स्मॉल वेलोसिटी v आ गई। तो एक के लिए हमने लिख दिया d है, दूसरे के लिए हमारे पास स्मॉल d है। इसके लिए भाप की, जो भाप जा रही है उसकी वेलोसिटी v है, और जो भाप यहाँ से एग्जिट हो रही है उसकी वेलोसिटी स्मॉल v है। तो ये हमारे पास क्या, स्टीम का मतलब जो भाप उड़ के जा रही है उसकी वेलोसिटी है। तो हम ये लिख चुके कि द डायमीटर ऑफ द एंड्स ऑफ विच डी एंड डी इफ कैपिटल V एंड स्मॉल v विद द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ द स्टीम। यहां तक भाई मैं डिलीट कर चुका हूं इस क्वेश्चन को, यहां तक हम इसे अच्छे से लिख चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम इसे लिख चुके हैं तो क्यों ना हम इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लें कि कितनी भाप अंदर गई, कितनी भाप बाहर जाएगी, है ना। तो जो भाप अंदर गई है, हो सकता है कुछ अंदर खपत हो जाए, बाहर थोड़ी कम निकले, हो सकता है ना भाई ऐसा। मान लो आपने कोई ठंडा बर्तन ले लिया, बिल्कुल स्टील का ले लिया, और गर्म कर रहे हो पानी को, भाप जा रही है और उसके ऊपर रख दिया, तो जितनी भाप गई कुछ इस स्टील को गर्म करने की वजह से उसके अंदर कम हो जाएगी, बाहर निकलेगी वो कम ही निकलेगी, बाहर निकलेगी वो कम ही निकलेगी। और हो सकता है आपने जो इसके ऊपर जो कॉनिकल पाइप लिया ये ऑलरेडी पहले से गर्म हो, किसी मशीन द्वारा सेट हो, तो भाप हो सकता है और ज़्यादा बढ़ के निकल जाए। पर इतना तय है, यहाँ से जितना भाप या स्टीम एंटर होगा उतना स्टीम बाहर निकलेगा नहीं, या तो कम होगा या हमारे पास ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगी भाई, डेंसिटी उल्टी सुल्टी होगी। तो इसके लिए हम भाप की डेंसिटी मानेंगे ρ1, इसके लिए हम भाप की डेंसिटी मान के चलेंगे, डेंसिटी है, और इसको मान लो एक बार ρ1, इसकी डेंसिटी कुछ और होगी, इसको आप मान लो ρ2। देखिए इसकी डेंसिटी हमने माना, या लिख लेते हैं कि लेट ρ1 एंड ρ2, लेट ρ1 एंड ρ2, आपको पता है भाई डेंसिटी को इसी से डिनोट करते हैं ना, आर द डेंसिटी ऑफ ए, आर द डेंसिटी ऑफ ए भाप है, सॉरी भाप की मतलब स्टीम की, ये हमारे पास स्टीम की क्या है, डेंसिटी है, एट द टू एंड्स, एट द टू एंड्स, पहला सिरा क्या है, ए बी मान लो, ए बी, एंड दूसरा सिरा क्या है, हमने डायग्राम में ए डैश बी डैश माना है, और रिस्पेक्टिवली और लगा दो आगे,
इसके आगे रिस्पेक्टिवली और लगा दो, यानी क्रमशः है। मतलब इसकी जो भाप है ए और बी की वो तो ρ1 है, और इस वाले एंड की हमारे पास भाप है वो ρ2 है। तो ये हमने मान लिया डेंसिटी, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर जितनी भाप जाएगी या तो आगे कम निकलेगी या उससे ज़्यादा निकलेगी। और देखिए यहाँ डायमीटर अलग है, यहाँ डायमीटर अलग है, तो भाप की खपत 100% होगी। तो ये हमने इसका ऐसे लिख दिया। अब कितनी भाप अंदर जा रही है, आप तो वही गर्म कर रहे हैं बर्तन के ऊपर या बॉयलर के ऊपर गर्म किया, और ये पाइप ऐसे लगा रखा है, ठीक है, ऐसे लगा रखा है, बस हमने इसको लिख ही ऐसे रखा है, बाकी ये भाप निकल रही। अब कितनी अंदर भाप गई, कितनी बाहर गई, यस, कितनी भाप अंदर गई, कितनी भाप बाहर गई। अब हम भाप नहीं बोले, या स्टीम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अब इसके जो स्टीम जाएगी या भाप जाएगी उसका मास कितना है। तो यहाँ से एंटर कितना हुआ और एग्जिस्ट हमारे पास कितना हुआ, मतलब इसका टोटल अमाउंट कितना हुआ, कितनी मात्रा में या कितने मास ऑफ फ्लो के अंदर भाप गई और मास फ्लो रेट के अंदर अंदर गई और बाहर निकली। तो हम लिखेंगे हियर लेट, मान के चलेंगे भाई ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट हमें पता है जब हम भाप को यहाँ से निकालेंगे तो कितनी भाप एंटर कर रही है, कितनी हमारे पास एग्जिस्ट हो रही है, उसको हम लिखेंगे। तो हम मान के चलेंगे हियर लेट दी अमाउंट ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या बन गया भाई, भाप ही बन गया क्या, इन स्टीम, है ना, इन स्टीम। इसको काम में लेंगे बॉयलर लॉ को, ये मैं बाद में बता दूंगा। अब हम लिखेंगे कि लेट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन स्टीम एंटरिंग एट द एंड। एंटर कर रहा है भाई, ये कहाँ से एंटरिंग कर रहा है, एंटरिंग एट द एंड, एंटरिंग एट द एंड। एक सिरा है हमारे पास ए बी, एक सिरा है हमारे पास ए बी, इससे तो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, एंड एग्जिस्ट हो रहा है, या इसको ऐसे बोलो, थोड़े स्टैंडर्ड शब्द का काम में लें, लीव द कॉनिकल पाइप एंड लीव द कॉनिकल पाइप एट एंड ए डैश बी डैश, ठीक है। देन बस रुक जाइए, हमने ऐसे बोला कितनी स्टीम अंदर गई है, तो स्टीम अंदर गई है मतलब वो एक प्रकार से फ्लूइड हो गया, कि भाई भाप को हमने क्या बोल दिया कि ये फ्लूइड है। कितना अमाउंट है, तो हमने लिख दिया कि हियर लेट द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इन स्टीम, जो भाप का जो फ्लूइड या स्टीम है एंटर कर रही है इस वाले सिरे के ऊपर और एग्जिस्ट हो रही है ए डैश बी डैश वाले सिरे पे, पर हमने स्टैंडर्ड लैंग्वेज काम में लिया है, तो ऐसे तो बोल दिया कि एंटरिंग एट द एंड ए बी, एंटरिंग एट द एंड ए बी, सिरे ए बी से तो अंदर गई, एंड लीव का मतलब छोड़ दिया, इसे कहाँ छोड़ दिया, कॉनिकल पाइप को छोड़ दिया, कहाँ पे, एंड ए डैश बी डैश, इस वाले ए डैश बी डैश सिरे के ऊपर ये भाप छोड़ के से आगे निकल गई है। या ऐसे बोल दो कि एंट्री यहाँ से की एग्जिस्ट इससे हो गई, पर अपन थोड़ा सा स्टैंडर्ड शब्द लेंगे, इन द लीव द कॉनिकल पाइप एट एंड ए डैश बी डैश। देन इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, देन इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी, देन इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी। तो अगर आप लिखना मत एक बार, अगर आप यूनिट 4th पढ़ चुके हैं तो आपको पता है ऑलरेडी हमारे पास ऐसे होती है, रो इंटू क्यू बार इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का, लिखना मत भाई, हम डायरेक्ट काम में लेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वेशंस ऑफ ए कंटिन्यूटी का, ठीक है। यहाँ हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी, तो आप ये लिखिए, ρ1 इसका सिरा डेंसिटी है, ρ2 इस सिरे की डेंसिटी है, इतना लेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसके अंदर से एंटर किया, इसके अंदर से एग्जिस्ट हुआ, उस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी। तो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी किसको देख के हम डिसाइड करेंगे भाई, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी किसको देख के हम डिसाइड करेंगे, तो बोलेंगे मास फ्लो रेट। तो ऐसे बोलना, देन इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इज इक्वल टू, देन इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इज इक्वल टू मास फ्लो रेट। यस, आप ऐसे बोलोगे मास फ्लो रेट, शायद समझ जाओगे। अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक आपका मजबूत है तो मतलब अब इसके अंदर जो भाप गई, इसके अंदर
अपने इस पाइप के अंदर, मान लो कॉनिकल पाइप के अंदर, अब उसका मास कितना है ना, उसके अंदर इसका मास कितना है, कितना अमाउंट है। अब ये मास यहाँ से गया और यहाँ जाके चेंज हुआ, मतलब जितनी भाप अंदर गई या तो इससे ज़्यादा निकलेगी या उससे कम निकलेगी, तो मतलब चेंज हुआ। चेंज का मतलब परिवर्तन किधर, परिवर्तन को क्या बोलते हैं, जब मास फ्लो हो रहा है रेट हुआ। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, अब ये दिक्कत है, मास रेट फ्लो होता है तो आप लिखिए इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इज इक्वल टू मास रेट फ्लो। मास रेट फ्लो का फॉर्मूला फिजिक्स में होता है डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, और ये एरिया हमेशा क्रॉस सेक्शन का होता है। ये फिजिक्स का एक सुंदर सा रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं ये मैकेनिक्स है या डायनेमिक्स है या हाइड्रोडायनेमिक्स है, ये लगभग फिजिक्स के ऊपर डिपेंड है। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं इसके अंदर फिजिक्स के काफ़ी सारे फॉर्मूले अदृश्य रूप से लग रहे हैं, इसलिए हमें कहीं समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट आपने देखा होगा कि इसके अंदर मास चेंज हो रहा है, मतलब ये इतनी सारी भाप इसके अंदर गई हैं, तो ये मास फ्लो रेट हमारे पास जो हो रहा है ये होता है, फॉर्मूला होता है मास फ्लो रेट का डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, और एरिया हमेशा क्रॉस सेक्शन का होता है। ऐसे नहीं कि आप आयत का निकाल लोगे या स्क्वायर का निकाल लोगे, आयत ही होता है पर इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंगल का निकालोगे या स्क्वायर का निकालोगे, बट हमेशा ये जो मास फ्लो रेट है ये हमारे पास एरिया होगा, तो एरिया हमारे पास क्रॉस सेक्शन होगा, यानी सर्किल होगा। क्रॉस सेक्शन देखो ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल है, शायद आपको ये इलिप्स जैसा दिखाई दे बट ये सर्किल है भाई, शायद आपको ये इलिप्स जैसा दिखाई दे बट ये वास्तव में ऐसे है ना। ये वास्तव में हमारे पास जो गिलास होता है इस शेप वाला, वो देख लो चाहे नीचे भी सर्किल है और उस गिलास के ऊपर भी सर्किल है। तो ये हमेशा जो एरिया होगा ये क्रॉस सेक्शन का होगा, तभी हमारे पास मास फ्लो रेट होगी, तभी हमारे पास मास फ्लो रेटें होगी। अब हमारे पास डेंसिटी कितनी है, कौन से सेक्शंस की बात करें भाई, हमारे पास पहले इस वाले सिरे के लिए बात करें तो हम बोलेंगे दैट इम्प्लाइज, पहले डेंसिटी क्या है, मान के चलेंगे डेंसिटी ρ1 है। वेलोसिटी क्या है इस वाले सिरे ए बी के लिए, तो हम पहले ऐसे लिख लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम ये बोलेंगे मास फ्लो रेट एट एंड ए बी इस सिरे के ऊपर, और मास फ्लो रेट एट एंडिंग एट एंड ए डैश बी डैश इस वाले सिरे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहले वाले सिरे ए बी के लिए डेंसिटी कितनी है भाई ρ1, डेंसिटी हमारे पास कितनी है ρ1। वेलोसिटी कितनी है भाई इसके ऊपर कैपिटल वी, वेलोसिटी क्या है भाई कैपिटल वी। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना भाई, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस कितनी है भाई, जब डायमीटर डी है, सपोज कीजिए यहाँ हमारे पास ये डायमीटर पूरा डी है, तो इसका आधा त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब d/2 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से पाई के मत लगा देना, एरिया क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना। तो पाई ऐसा कैसा, रेडियस कितनी होगी, अगर ये इसका व्यास है तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, नहीं डायमीटर है 2 का भाग दिया डी में, तो ये ऐसे आ गई। तो ये तो हो गई हमारे पास इस वाले एंड के लिए, यानी इस वाले सिरे के लिए। इक्वल होगी मास ऑफ फ्लो रेट, इधर आ जाओ, डेंसिटी कितनी है ρ2 इंटू वेलोसिटी कितनी है स्मॉल वी, इंटू वेलोसिटी कितनी है स्मॉल वी, इंटू और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। भाई डेंसिटी लिख ली, वेलोसिटी लिख ली, एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस कितनी है भाई, ये टोटल डायमीटर डी है तो d/2 ही इसकी रेडियस होगी, तो d/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास लाइक एज इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी यानी मास फ्लो रेट का काम करेगा जब इसके अंदर भाप निकल के जा रही हैं। तो यहाँ से इनडायरेक्टली थोड़ा सा फिजिक्स काम में आया है, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर लोगे, ठीक है। अभी हमारे पास कैलकुलेशंस है, इसको सोल्व कर लीजिए और जो रिजल्ट आ रहा है हम वो रिजल्ट यहाँ
लिख देंगे। यस, अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है हम वो रिजल्टें लिखेंगे। जो कटता है उसे तो काटो भाई, ये क्या बन जाएगा, रो1 v और d2/4। देखिए जो कटता है वो तो काटो, और ये बचेगा रो2 v d2 और 4। और नेक्स्ट स्टेप में 4 से 4 काट दो भाई, एक ही साथ काट दो, ऐसे 4 से 4 भी हट जाएंगे। मतलब आप ऐसे कर लो, रो2 इधर ले आओ, रो1 अपॉन रो2, ये रो2 इधर ले आओ, तो v अपॉन v d2 अपॉन d2, इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। सही करना भाई, कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। रो1 अपॉन रो2 v अपॉन v d अपॉन d2, यानी हम एक इक्वेशंस निकाल चुके हैं जो हमारे पास किसकी है, रो1 अपॉन रो2 इज इक्वल टू स्मॉल v अपॉन कैपिटल v और स्मॉल d2 अपॉन कैपिटल d2, और इसे आप नाम दे दो एक बार इक्वेशन नंबर 1। यस, इसे आप नाम दे दो एक बार इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास जो इसके अंदर मास फ्लो रेट थे, इसकी वजह से इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास से कुछ इस शेप में आ गई और हमने दोनों डेंसिटी का रेशियो है वो निकाल लिया है। ठीक है भाई, डेंसिटी का रेशियो है वो निकाल लिया है। क्वेश्चंस यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चंस का थोड़ा और आगे का हिस्सा भी पढ़ते हैं कि हमारे पास आगे का हिस्सा क्या कहता है। तो आगे कहता है कि एंड इफ द मोशन, देखिए क्या कह रहा है, एंड इफ द मोशन, इफ का मतलब फिर से किसका काम करेगा भाई, गिवन का काम करेगा। तो आप लिखिए इस इक्वेशंस 1 के नीचे, अगेन इफ द मोशन, ऐसी की ऐसी लाइन आने दो, अगेन इफ द मोशन, अगेन इफ द मोशन, हमने माना कि ये मोशन है, बी सुपोज अगला खुद ही मान रहा है, बी सुपोज महसूस कीजिए, टू बी दैट ऑफ डाइवर्जेंस। अब यहाँ के फिर समस्या आएगी, टू बी दैट ऑफ डाइवर्जेंस। अब ये डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, इसकी वजह से हमारे पास बेसिक क्लियर नहीं होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बाकी हमारे पास इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कॉन, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कॉन, पहले तो हमने पूरा ही लिख लिया कि एंड का मतलब और अथवा में दिया हुआ, क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है कि अगेन इफ द मोशन, अगेन इफ द मोशन बी सुपोज, तो आप खुद सपोज करो, टू बी दैट ऑफ ए डाइवर्जेंसी फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कॉन, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कॉन, सो लेट, अतः हमने माना, ऐसा अगर दिया हुआ है तो हमने माना फॉर एनी डिस्टेंस एक्स। अब समझिएगा इस बात को, क्या करना है, डाइवर्जेंस देखना है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कॉन। आप इस वाले शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, वर्टेक्स ऑफ द कॉन, कौन सी वर्टेक्स भाई, वास्तव में कौन हमारे पास ऐसे होती है ना, ये कौन होती है और ये हमारे पास इसका वर्टेक्स होता है, मतलब इस वाली लाइन के ऊपर होता है। आज हमने यहाँ से इसे काट दिया तो लाइन थोड़ी ना चेंज होगी, वर्टेक्स लाइन तो ये रहेगी। तो देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ करके रखी है, ये हमारे पास ऐसे मान लो, ऐसे ये वर्टेक्स लाइन आ गई हमारे पास बीचों बीच कोन को जो दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मान के चलते हैं कि जैसे ही भाप ने यहाँ एंट्री की उसके कुछ दूरी बाद, माना वो दूरी अक्स है, समझिए इस बात को, कुछ दूरी के ऊपर इसकी डेंसिटी रो है ना भाई, डेंसिटी हम यहां तो मान चुके हैं रो1 और डेंसिटी को हम यहां मान लिया रो2 है। यस, हमने माना यहां डेंसिटी रो1 है, यहां डेंसिटी रो2 है, यहां वेलोसिटी v है, यहां वेलोसिटी v है। तो ये रो1 ये रो2 माना हमारे पास यहां डेंसिटी रो है और ये वेलोसिटी v है और ये स्मॉल v है, माना यहाँ हमारे पास ही वेलोसिटी स्मॉल u है, ये और बनाना हुआ डायग्राम में, माना ये हमारे पास स्मॉल u है। अरे भाई एक सिरे पे वेलोसिटी, यहाँ इस सिरे के ऊपर वेलोसिटी v है, यहाँ v है, इसको थोड़ा डिफरेंट मान लो, इसका डेंसिटी रो1 है, इसका डेंसिटी रो2 है, तो इसका डेंसिटी आप रो मान लो। अब बना सकते हो ना, इमेजिन करो आप एक सर्किल बना सकते हो,
इमेजिन करो, क्योंकि देखो कौन है, थोड़ी लगातार इनकी रेडियस है वो बढ़ती जाएगी। तो हमने माना कि हमारे पास एक बीच में, और ऐसे कर लो एक बार, अब आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे कर लो कि यहाँ हमारे पास इसकी डेंसिटी रो है, इसकी वेलोसिटी u है, जो इस डायरेक्शन की ओर जा रही है, इस डायरेक्शन की ओर जा रही है, और ये इस एंड से इस एंड की ओर अक्स डिस्टेंस के ऊपर है, इस एंड से इस एंड की ओर अक्स डिस्टेंस के ऊपर है। क्योंकि आप एक कोन के अंदर कितने भी सर्किल ले सकते हो, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, और माना आपने यहां से काट दिया, तो ये बताओ पाइप बन गया कि नहीं बन गया। तो हम इसका मान लो डेंसिटी ρ1 है, ρ2 है, इसका रो मान लो, वेलोसिटी v काम में ले लिया, स्मॉल v काम में ले लिया, u मान लो, कितनी दूरी के ऊपर है भाई, इस डायरेक्शन से जा रहे हैं इस सिरे से, तो AB सिरे से बात कर लें, और माना ये हमारे पास अक्स दूरी के ऊपर है। सपोज ये अक्स डिस्टेंस के ऊपर हमने ऐसा कर लिया, तो हमने लिख दिया, ये हमारे पास दिया हुआ है इस वजह से हमने किया। अगर नहीं देता वर्टेक्स ऑफ दी कोन, अगर ये नहीं देता वर्टेक्स ऑफ दी कोन, तब हमारे पास हम नहीं मान के चलते, तो अब ये वाला हिस्सा हमारे पास वर्टेक्स ऑफ दी कोन कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ दी कोन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया सो लेट, अतः हमने माना कि सो लेट फॉर एनी डिस्टेंस एक्स, सो लेट फॉर एनी डिस्टेंस एक्स, सो लेट फॉर एनी डिस्टेंस एक्स, किसी दूरी एक्स के ऊपर। कहां से, ये डिस्टेंस कहां से है भाई, फ्रॉम ए बी, यस, डिस्टेंस एक्स कहां से है, फ्रॉम ए बी। तो हमने माना कि कोई ऐसी डिस्टेंस है एक्स जो है फ्रॉम ए बी से, और बता दो द वेलोसिटी इज स्मॉल u एंड रो बी द डेंसिटी, जो माना है वो बता दो, एंड रो बी द डेंसिटी, रो बी द डेंसिटी। ठीक है, और प्रेशर मान लो, एंड सपोज, एंड मान लो यहाँ प्रेशर P है, एंड स्मॉल p बी दी प्रेशर, एंड हमने मान लिया स्मॉल p b क्या है, प्रेशर है। देन इक्वेशंस ऑफ मोशन इज गिवन बाई, देन इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाई, देन इक्वेशंस ऑफ मोशंस इज गिवन बाई। ठीक है, हमने सपोज कर लिया डेंसिटी रो है, वेलोसिटी u है, प्रेशर पॉइंट P है। यहाँ हम प्रेशर नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से एग्जिस्ट होगा, किसी बीच में पॉइंट पे बात करेंगे। वो पॉइंट कहाँ है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। कहाँ से है भाई ये एक्स डिस्टेंस से, इस सिरे ए बी से, इस सिरे ए बी से। फ्रॉम ए बी लिखो या फ्रॉम एंड ए बी लिखो, एंड का मतलब सिरा ए बी, बट आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि डायग्राम आपका बिल्कुल क्लियरली रूप से बनाया हुआ है। तब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगी, तब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगी। तो मैं एक बार यहाँ से रफ कर रहा हूँ भाई, इतना क्वेश्चन हम काम में ले चुके हैं, तो मैं एक बार उसको हटा देता हूँ क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन से इसको हम यहाँ से एक्सप्लेन कर चुके हैं, ताकि हमारे पास क्वेश्चन आपको थोड़ा छोटा लगे और आपको पता चले कि आप कर क्या रहे हैं, है ना भाई। इतना ही पता है बस, फिलहाल तो एमएससी कर रहे हैं, पर आगे क्या करेंगे इसको अभी धीरे धीरे देखेंगे, और ये इसी से डिसाइड होगा कि आप कितना सीरियस हो अपने एमएससी के प्रति। अगर सीरियस नहीं है, केवल डिग्री में विश्वास है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है भाई। लिख लियो इस बात को कहीं पेज के ऊपर, आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि एमएससी के साथ मजाक मतलब अपने करियर के साथ सीधे सीधे मजाक करना। क्या हुआ, शायद 1-2% सक्सेस, शायद मे बी पॉसिबल, चांस उसका भी नहीं है। ठीक है, आगे हमें ऐसा प्रूफ करना है, तो मैं एक बार क्वेश्चंस बॉक्स में बंद कर लेता हूं ताकि हम इसे आंसर से ना समझ बैठे। अब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगी, अब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगी, है ना भाई। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन आप बोलोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो देखिए लेक्चर्स 1 और 2 दोनों ही जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया इस जेपीएस बुक का चैप्टर 2, वो वास्तव में हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस नाम से ही चैप्टर है, जिसके अंदर पहला टॉपिक आया था हमारे पास आयलर डायनेमिकल इक्वेशन, आयलर डायनेमिकल इक्वेशंस।
ठीक है, ये भी दो रूप में निकली थी, एक तो निकली थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में और दूसरी हमारे पास निकली थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में। लिखना मत वैसे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो जो आयलर डायनेमिकल इक्वेशन है वो दरअसल हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है। समझिएगा इस बात को, जो हमने लेक्चर्स 1 और 2 कंटिन्यू जो दो लेक्चर्स किए जिसके अंदर डायनेमिकल इक्वेशंस हमने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में लिखी, वो दरअसल हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है। अगर मैं कार्टेशियन की काम में लूं, अगर मैं आयलर डायनेमिकल इक्वेशन से कार्टेशियन की काम में लूं तो हम क्या लिखेंगे, देन इक्वेशंस ऑफ मोशन इज गिवन बाई। अब आप लिखिए इसे, देन इक्वेशंस ऑफ मोशन इज गिवन बाई। तो वो इक्वेशन हमारे पास ऐसे है, डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल बाई डेल एक्स, यहाँ भी यू आ जाएगा, प्लस वी डेल बाई डेल वाई, यहाँ भी यू आ जाएगा। और मैंने बता रखा है आप हमेशा ऐसे लिखोगे, जब जब आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखो पहले आप ऐसे लिखियो कि डेल बाई डेल टी प्लस यू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी डेल बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू और माइनस 1 अपॉन रो डी पी बाई डी एक्स, 1 अपॉन रो और डी पी बाई। ठीक है, हमें ऐसे लिखना है। सबसे पहले अगर मैं अक्स डायरेक्शन की बात करूं, ध्यान देना, ये जो हमारे पास भाप जाएंगी ये एनी टाइम किसी एक डायरेक्शन में जाएंगी। क्यों भाई? क्योंकि हमने पाइप लगा रखा है। सपोज करो भाप इसके अंदर से निकालेंगे तो ये अपने ऊपर से निकालेगा, चाहे इसे आप अक्स डायरेक्शन मानो, चाहे वाई मानो, चाहे जेड मानो, आप स्वतंत्र हो। तो मैं मानता हुआ चलूंगा, मैंने इसको ऐसे रखा है तो ये अक्स डायरेक्शन की ओर ही जा रहा है। सपोज ये अक्स डायरेक्शन की ओर जा रहा है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी एक्स, यहाँ कैपिटल एक्स। अक्स डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट u है तो यहाँ भी u है, यहाँ भी u है और यहाँ भी u है और यहाँ भी u है। अब आप देखिए, अगर आप इस वाले अक्स को या इस वाले अक्स को ये वाला अक्स समझ बैठे तो इसमें मेरी गलती है, मैंने लिखा है फिलहाल तो, बट आप इसे थोड़ा सा डिफरेंट ले सकते हो समझने की दृष्टि से। ध्यान दियो, केवल और केवल समझने की दृष्टि से। तो मैं इस अक्स को एक बार बदलना चाहूंगा, यस, मैं इस अक्स को एक बार बदलना चाहूंगा, या चलो ऐसे कर लो कि अक्स डायरेक्शन पे ही है और ये अक्स ही रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। बस मैं तो ये चाह रहा था कि ये वाला अक्स आपको ये वाला अक्स ना लगे, बट ये खुद यहाँ से जा रहे हैं भी एक्स डायरेक्शन में है और डिस्टेंस भी एक्स है, तो अक्स की जगह वापस अक्स ही आ जाएगा। तो एक बार आप ऐसे कैसे ले लो, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपको पता है दूसरी आप डेल वी बाई डेल टी लिखोगे, तीसरी आप डेल डब्ल्यू बाई डेल टी लिखोगे। भाई तीनों ही होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, बट ये हमारे पास काम नहीं आएंगी क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। यस, हम किसी एक डायरेक्शन के अंदर ही जा रहे हैं, है ना। तो हम मान के चले वो अक्स डायरेक्शन के अंदर ही हैं। अब अगर आप ज़्यादा इमेजिन करोगे तो आप बोलोगे सर देखो हम भाप ऐसे भी तो जा सकती हैं, भाई उनको कोई रोकना तरीका थोड़ी है, तो कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है। पर ध्यान दियो, अगर आप इसके ऊपर ये कॉनिकल पाइप लगा देते हो, यहाँ से निकालोगे किसी भी शेप में, अब ये यहाँ से तो निकलेंगी तो कोई ना कोई एक डायरेक्शन तो होगी। और हमने माना वो अक्स डायरेक्शन है, हमने माना वो भाप वाली अक्स डायरेक्शन है या स्टीम वाली अक्स डायरेक्शन है। ठीक है भाई, स्टीम वाली हमारे पास अक्स डायरेक्शन है। ओके, अब देखिए यहां हम देखेंगे दो तीन चीजें देखेंगे। हियर डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। क्यों होगा भाई 0? क्योंकि हमारे पास टाइमिंग का कोई रोल नहीं है। हम ऐसे नहीं देखेंगे कि इतने समय पश्चात ये यहाँ आया है, तो पहले तो इसे हटाओ, ठीक है। u वेलोसिटी कंपोनेंट है, रहने दो। डेल बाई डेल वाई, वाई डायरेक्शन का भी कोई रोल नहीं है, आप इसे भी हटाइए। w जेड डायरेक्शन का भी कोई रोल नहीं है, आप इसे भी हटाइए। कैपिटल एक्स क्या होता था भाई, आपको पता होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स होता था, लेक्चर्स 1 में बताया था, जिसे हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते थे। क्या यहाँ एक्सटर्नल फोर्स का रोल है? नहीं, क्योंकि इसके पाइप के अंदर गया, भाप अपने हिसाब से निकलेंगी, क्योंकि ये हमारे पास रसिंग मोड के अंदर है। रसिंग मतलब इसे लगातार निकल रही है, मोशन के अंदर है, तो हमारे पास यहाँ अक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन वी गेट,
ठीक है, इतनी प्रोसेस इसके अंदर, हालांकि ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी, बट ना तो इसके अंदर टाइमिंग का रोल है, ना वाई एक्सिस का, ना जेड एक्सिस का, और ना ही इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस है। तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी? तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी? तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऐसे आ जाएगी। देखिए ये वाला हिस्सा जीरो, तो ये बचेगा u डेल यू बाई डेल एक्स, इसके नीचे लिखोगे देन वी गेट u डेल यू बाई डेल एक्स, ये वाला हिस्सा भी जीरो, ये वाला हिस्सा भी जीरो, ये वाला हिस्सा भी जीरो, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रो डी प्रेशर P बाई डी एक्स, प्रेशर P बाई डी एक्स। और देखिए रो डेंसिटी ये रही, बिल्कुल है, प्रेशर P ये रहा, बिल्कुल है, वेलोसिटी इज u, बिल्कुल ये रही, ठीक है ना, हमने लिखा ना अभी इसके अंदर वेलोसिटी इज u, हमारे पास है ये रही। तो वेलोसिटी u आ गई, डिस्टेंस हमारे पास अक्स आ गई, वेलोसिटी u आ गई, रो हमारे पास डेंसिटी आ गई, p हमारे पास प्रेशर आ गया, अक्स हमारे पास इतनी इसकी डिस्टेंस आ गई है। इसका मतलब हम यहाँ तक एकदम एक्यूरेटली राइट हैं। इसे हम मान के चलेंगे इक्वेशंस नंबर 2, ठीक है भाई, इसे हम मान के चलेंगे इक्वेशंस नंबर 2। तो ऐसे आप निकालोगे इक्वेशंस ऑफ मोशन से। हालांकि मैंने इस क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, बट उम्मीद है आपको ठीक ठीक समझ में ये आ रहा होगा। कुछ स्टूडेंट्स के ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2। मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, u डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन रो, इज इक्वल टू -1 अपॉन रो डेल P बाई डेल एक्स, डेल P बाई डेल एक्स, ठीक है। ये आ चुकी है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2। अब हमें क्या करना है? प्रूव दैट। तो अब हम लिखेंगे नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, ठीक है भाई। अब हम क्या लिखेंगे? नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अभी तक तो हम क्वेश्चंस का जो गिवन वाला पार्ट है उसी के हम लगे हुए थे। अब हमें क्या प्रूफ करना है इसकी ओर ध्यान देना है। तो लिखिए नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमें सिद्ध करना है कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू d2 और नीचे छोटा d2, e की पावर छोटा v स्क्वायर माइनस का बड़ा v स्क्वायर और अपॉन 2k। देखना ये है हमारे पास स्मॉल v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और ये e की पावर में है भैया, e की पावर में है। ऐसा हमें सिद्ध करना है वेयर स्मॉल k इज द प्रेशर, वेयर स्मॉल k इज द प्रेशर। ध्यान से देखिए, बहुत ही काम की बात है। स्मॉल k इज द प्रेशर डिवाइडेड बाई, ये भी बहुत मजे ले रहा है क्वेश्चन वाला, बिल्कुल सीधा सीधा लिख के नहीं दे रहा, डिवाइडेड बाई द डेंसिटी, डिवाइडेड बाई द डेंसिटी। देखिए दो चीजें बोल रहा है, डिवाइडेड बाय द डेंसिटी एंड सपोज कांस्टेंट। यस, सारी इंफॉर्मेशन दे दी, बट उसको लैंग्वेज में लिख के दे दिया। आम विद्यार्थी समझ नहीं पाएगा, और आम विद्यार्थी मैं उसे ही कहूँगा जो एग्जाम के दिनों में हाल ही में अपने आप को एक्टिवेट किया है कि चलो अब हम कुछ कर लें। हालांकि उन स्टूडेंट्स को मेरी ये शब्द अच्छे नहीं लगेंगे, बट माफ़ कीजिएगा, बोलना ज़रूरी है ना, क्योंकि आईना दिखाएंगे नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि भ्रम में रहोगे और भ्रम में अगर आप रहोगे तो आगे चल के नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। इसलिए जो सच्चाई है उसे स्वीकार करिए और मेहनत कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम में कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, देखियो ध्यान से देखियो, हमने लिख लिया नाउ हियर वी हैव टू शो दैट v अपॉन v इज इक्वल टू ऐसे, वेयर स्मॉल k इज द प्रेशर डिवाइडेड बाय द डेंसिटी एंड सपोज कांस्टेंट, एंड सपोज कांस्टेंट। अगर मैं इसके लगा लूं IE, अर्थात अगर मैं इसे लगा लूं IE यानी अर्थात, तो मैं लगा लेता हूं IE। ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है कि K है वो प्रेशर को डिवाइड करो, K है
वो हमारे पास प्रेशर को आप डिवाइड करो किससे, बाय द डेंसिटी से, बाय द डेंसिटी से, और इसको आप मान के चलिए कांस्टेंट है, सपोज कांस्टेंट है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, अगर ऐसे लिख देता तो क्या जाता, K इज द प्रेशर डिवाइडेड बाय द डेंसिटी एंड सपोज कांस्टेंट, एंड सपोज कांस्टेंट। बताओ ये गिवन का काम करेगा कि नहीं करेगा? भाई बोल रहा है कि ये सिद्ध करो वेयर सिचुएशंस ऐसी है, इसका मतलब ये दिया हुआ होगा। या ये K रहा, प्रेशर को कैसे लिखेंगे भाई, P, और अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, रो है, और ये K खुद क्या है भाई, कांस्टेंट है। ये हमारे पास गिवन का काम करेगा। या आप इसे ऐसे लिख लीजिए, और P इज इक्वल टू K इंटू स्मॉल k इंटू डेंसिटी। इसे आप मान लीजिए इक्वेशंस नंबर 3, इसे मान लीजिए इक्वेशंस नंबर 3। अब बताइए अगर ये इतनी बड़ी लाइन ना दे के आपको ऐसे दे देता, देखो वेयर वायर लिख के ऐसे लिख दिया, ऐसे वेयर के इज प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी एंड सपोज क्वांटिटी, इसको इतना वीआईपी बना दिया, हवा में ले गए इसे, और रिचनेस फील हो रही है इस क्वेश्चंस की, इस लैंग्वेज में लिखते ही अपने आप को ऐसे दबंग जैसी लैंग्वेज लग रही है, और ऐसे दे देता तो क्या जा रहा था भाई, है ना। तो ये एक ही बात है, वैसे इसको लैंग्वेज में लिख के दे दिया कि K है वो प्रेशर है डिवाइडेड बाय द डेंसिटी है, सपोज कांस्टेंट है, हम मान लेंगे भाई ये K कांस्टेंट है। अब अगर K कांस्टेंट है तो देखिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी, 3 डाटा हमारे पास आ गए, इक्वेशंस नंबर 1, इक्वेशंस नंबर 2, इक्वेशंस नंबर 3। एक चीज और लिख लो भाई, ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशन से आप इसे बोल सकते हो ये बॉयली लॉ है, बॉयली नहीं भाई, बॉयल लॉ है, गर्म करने का नियम है, ठीक है। ये हमारे पास बॉयल लॉ कहता है, ये हमेशा कांस्टेंट आता है। बॉयल लॉ क्या कहता है, अगर आप पढ़ोगे तो कि दबाव, अगर हिंदी में पढ़ोगे तो ऐसे आएगा कि दाब और घनत्व का अनुपात अगर नियतांक है तो वो बॉयल का नियम कहलाता है। बेटा आप ऐसे याद रखिए कि प्रेशर से एंड डेंसिटी, द रेशियो ऑफ प्रेशर्स एंड डेंसिटी इज कांस्टेंट इज नोन एज ए बॉयल लॉ, ठीक है भाई। ये हमारे पास बॉयल लॉ था। 3 छोटे छोटे इक्वेशंस हमारे पास काम में आ गए। प्रूफ क्या करना है वो अब आपके सामने है। ऐसा तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई, ऐसा तो हमें प्रूफ करना है, ऐसा तो हमें प्रूफ करना है। ये कैपिटल V² माइनस V²/2 के है। 3 इक्वेशंस हमारे पास दिए हुए हैं। अब आप थोड़ा सा स्पीड से इसे मेंटेन कर सकते हो, यस अब आप इसे स्पीड से कर सकते हो। अब इस क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर उधर से डाटा शिफ्ट कीजिए। जो काम की बातें थी, जो वास्तव में एक स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, वो मैं यहाँ तक इसे ला चुका हूँ। अब देखिए काम की बात करें तो ये डाटा दिए हुए इक्वेशन 1 2 3, कैसे भी इसे शिफ्ट करो। जैसे ये डेल पी है तो यहाँ से देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इधर ही लिख लेता हूँ मैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर मैं इसका डेल पी निकालूं, डेल पी तो के तो आपको पता ही है कांस्टेंट है, लिखा था ना अभी, और ये क्या हो जाएगा डेल रो आप लिखो, क्योंकि स्मॉल के इज ए कांस्टेंट, स्मॉल के इज ए कांस्टेंट। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 डायरेक्ट लिख दो, सो फ्रॉम इक्वेशन 2, अतः इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा u डेल u बाई डेल एक्स, u डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन रो और डेल पी बाई डेल एक्स। ये ऐसे कर लो इसका। देन नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 3 इसका अक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। आप ऐसे कर लो देन फ्रॉम इक्वेशंस 3, अगर आप इसका अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। बात तो एक ही है, साइड में लिखो क्योंकि कोई इज कांस्टेंट है। सो फ्रॉम इक्वेशंस 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा भाई u डेल u बाई डेल एक्स। अब कैलकुलेशन है भाई, अब ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, काम की बात थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। और डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा k और डेल डेंसिटी बाई डेल एक्स, ठीक है भाई। पहले प्रेशर P था, अब ये डेंसिटी हो गया। अगर कोई स्टूडेंट्स नींद में है तो ध्यान से देखिए भाई, हालांकि नींद में आप होना नहीं चाहिए, मैं ईमानदारी से समझा रहा हूँ, दोनों एक जैसे से दिखने लगेंगे अगर मेरा लिखने का तरीका थोड़ा सा भी बदल गया तो। अगर मैं स्पीड में लिखूँ और बदल गया, इसलिए मैं बिल्कुल स्लो मोशंस में इसमें चल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये आ गया, इंटीग्रेशंस कर दो, अक्स से अक्स काट दो, अक्स से अक्स काटो,
तो डेल पी अपॉन, सॉरी पी नहीं है, अब मैं खुद ही गलती कर देता। अब आप बोलोगे मैं नींद में होगा, पर मैं पता नहीं मैं हूँ नहीं, पता नहीं चला। एक्स से एक्स कैंसिल्स, इंटीग्रेशन कर दो, क्या बचेगा भाई, यू स्क्वायर बाई 2, इसका कितना हो जाएगा भाई, लॉग रो, कांस्टेंट आएगा साथ, मान लो लॉग सी, प्लस मानो या माइनस मानो, माइनस मान लो एक बार, क्योंकि हमें पता है लॉग एम माइनस एन क्या होता है, या इसको देखो माइनस के को इधर ले आओ, यू स्क्वायर अपॉन 2k, माइनस को इधर ले आओ तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये क्या बचेगा भाई, लॉग, ये क्या बचेगा भाई, लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, है ना भाई, लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। लॉग को इधर लेके आओ तो मैं उल्टा लिख रहा हूं, ये e की पावर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2k, या c ले जाओ इधर, या c ले जाओ इधर, c e की पावर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2k, और इसे मानो आप इक्वेशन नंबर 4। यस, इसे हम मानते हुए चलेंगे कि यह है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4। ठीक है भाई, यह है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4, रो इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2k। ठीक है, नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। यस, अब बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या होती हैं, यहाँ बाउंड्री कंडीशंस क्या है, तो उसको देखिए अपने कॉनिकल पाइप को, ऐसे ही तो थी, ऐसे ही तो थी ना भाई, ये सिचुएशंस, यहाँ यू डेंसिटी है ना, और ये इस सिरे के ऊपर क्या थी, वेलोसिटी v और डेंसिटी ρ1, इसके ऊपर वेलोसिटी v और डेंसिटी ρ2। ठीक है, तो बोलेंगे वेलोसिटी एट इनिशियल्स, यहाँ से एंट्री करेगी, यहाँ से एग्जिस्ट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, रो इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस हो गई, रो के इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ρ1, मतलब ये अगर डायग्राम है सर्किल इधर आ जाए तो रो इज इक्वल टू ρ1, देन यू इज इक्वल टू कैपिटल V। भाई ये इधर खिसक के आ जाए ρ1, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब ये वाला सर्किल उठा के इसके ऊपर करें। सेकंड कंडीशन है एंड, सेकंड कंडीशन है कि रो इज इक्वल टू ρ2, उस कंडीशन में u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उठा के इसके ऊपर कर लो v2, ये फर्स्ट सिरा, ये लास्ट सिरा, इधर से एंट्री इधर से एग्जिस्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इधर खिसका सकते हैं या इधर खिसका सकते हैं। अगर इसको इधर खिसकाएंगे तो ये वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, डेंसिटी, और लास्ट इधर लेके जाएंगे तो ये ऐसी हो जाएगी। अब अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 4, या डायरेक्ट लिख देना, देन फ्रॉम 4, रखिए रो की जगह ρ1, रो की जगह हम रखेंगे ρ1 कांस्टेंट, e की पावर माइनस यू स्क्वायर, बताइए भाई u की जगह क्या रखोगे, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2k, स्क्वायर अपॉन 2k, ये आ गया। दूसरी कंडीशन से क्या आ जाएगा, देन फ्रॉम 4, रो की जगह क्या रखिए, ρ2 रखिए, रो की जगह क्या रखिए, ρ2 रखिए, c ऐसा कैसा, u की जगह क्या है भाई, स्मॉल v, तो माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपॉन 2k, इसको मानिए इक्वेशन 5, इसको मानिए इक्वेशन 6। अगर आपका बेस बहुत मजबूत है या अच्छे से आप पढ़े हुए, लगभग पूरा सिलेबस मेरे से कर चुके हैं, तो आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल होता है, ये जो हमारी इच्छा से माना गया कांस्टेंट है ये हटना चाहिए। अब ये कांस्टेंट कैसे हटेगा, यहाँ से c की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, या दूसरा तरीका दोनों में आमने सामने भाग दे दो, है ना भाई, दोनों में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सीधा लिखोगे आप, नाउ इक्वेशन 5 अपॉन इक्वेशन 6, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ρ1 अपॉन ρ2, डायरेक्ट कैंसिल कर दूं क्या, या चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, c e की पावर कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2k, और ये आ जाएगा c e की पावर माइनस V स्क्वायर अपॉन 2k। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा भाई, c से c कैंसिल, e की पावर माइनस V स्क्वायर अपॉन 2k, और नीचे जाके ये हमारे पास ऊपर प्लस का आ जाएगा, प्लस का V स्क्वायर अपॉन 2k। अब ध्यान देना, नीचे वाला छोटा v है भाई, गड़बड़ मत कर देना, ये छोटा v है तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस का v, ये हमारे पास ऐसा कैसा, ये ऐसे लिख लो, e की पावर पहले लिखो v स्क्वायर, फिर लिखो माइनस का v स्क्वायर अपॉन 2k, और ρ1 अपॉन ρ2, बहुत देर से हमारे पास इक्वेशन 1 ऐसी कैसी लिखी हुई है,
देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास शुरुआत से लिखी हुई है, तो ρ1 अपॉन ρ2 आप इक्वेशन 1 से ले लीजिए। क्या कहती है इक्वेशन 1 कि स्मॉल v d2, कैपिटल V और d2, कैपिटल V और कैपिटल d2, कैपिटल D2 और साइड में लिख दीजिए भाई हमने काम में लिया है इक्वेशन 1 को, हमने काम में लिया है इक्वेशन 1 को। अब इसको इधर भेज दीजिए, यही हमें प्रूफ करके लाना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से इसकी बाउंड्री कंडीशंस वगैरह अप्लाई होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, D2 इधर भेजो। देखिए छोटा v रखना है और बड़ा v रखना है, कैसे पता चल रहा है भाई, ये लेके आना है। D2 इधर भेजेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये D2 हमारे पास नीचे आ जाएगा, और ये e की पावर v स्क्वायर माइनस कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2k, के छोटा है भाई, बड़ा मत कर देना, और ऐसे ब्रैकेट लगा लो। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ ही करना था। तो अगर किसी क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ बताया जाए या आप ईमानदारी से सीखना चाहें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप इस एग्जाम्पल को एक बार, हालांकि समझ में आ गया होगा एक बार में ही, या आप चाहो तो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। और देखिए एक एक शब्द का कितना महत्व है। हर छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसके अंदर समझाने की कोशिश की हैं। अगर कुछ इक्की दुक्की स्टेप्स रही हैं तो वो कुछ बेसिक्स फिजिक्स की वजह से अदृश्य रूप से यहाँ जो अप्लाई हो रही हैं उसकी वजह से बच गया होगा, और हमने स्टेप बाय स्टेप इसे करने की कोशिश की है। तो हमारा रिजल्ट जो प्रूव करना है वो हम शानदार तरीके से इसे ले आए। तो ये हमारे पास, इसीलिए मैंने इसके वेरी इंपॉर्टेंट लगाया था इस एग्जाम्पल के, कि हमारे पास एग्जाम में आए ना आए, कम से कम आपका कॉन्सेप्ट इतने मजबूत हो या पढ़ने की आपकी कम से कम इच्छा शक्ति बने। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर उम्मीद करता हूँ अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसमें पूरे 10 में से 10 नंबर लेके आ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और एग्जाम्पल्स भी इसी प्रकार से हम करने वाले हैं। ठीक है भाई।